हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको उस केस के बारे में बताने जा रहा हूं जो दिसंबर 2018 में मेरे सामने आया था, जब मैं महाराष्ट्र के विरार पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। अरे चलना जल्दी, क्या कर रही है? हर रोज लेट हो जाता है, फिर वो मुकादम उधर बूम मारता है, पैसा काटता है वो। हो पुढे मी आली। चल लवकर कर। अरे माझ्या सोनला, आई बाबा के जाने के बाद घर का ध्यान रखेगा ना? हाँ। अच्छा एक काम कर, ये ले कुल्फी खा लेना। हाँ चल, मैं आती है शाम का। देवी येणार, देवी येणार। कल अमावस्या की रात है, मुझे सब मालूम है। हाँ, देवी येणार। देवी मेरे सपने में आई थी, वो बोली थी वो कल आएगी, वो कल आएगी, नक्कीच येणार देवी। देवी येणार, आएगी, आएगी देवी, आएगी, आएगी, देवी आएगी। अरे अवधू, ये देख क्या है? देख तो जरा। ये देखो क्या है? लगता है तेरे घर पे किसी की नजर है। पांडू बच के रहना रे, लगता है कुछ तो भी जरूर होने वाला है। ए लता, अरे क्या झालं? क्या हुआ? अरे देखो, लता को क्या हुआ? क्या हुआ? पांडू, अरे देखो, देख तेरी बीवी को क्या हुआ है, जल्दी आ। देखो ना इसको क्या हुआ? अरे देखो कोई। क्या हुआ? लता, क्या हुआ? काय झालं तुला? इसे देवी आई है। हाँ देवी आई है। सबके पैर पड़ो इसका, पैर पड़ो। देवी आई है। हाँ देवी आई, मैंने बोला था ना, देवी आई है। अरे ए लता, साहब मैं क्या करूं अभी? मैं कहाँ लेके जाऊं इसको? कैसे ठीक होगी? अरे रोना धोना बंद कर, डॉक्टर के पास लेके जाओ उसको। बस इथे, बस
तू जा, हाँ मैं देखती, तू जा। डॉक्टर साहब क्या हो गया लता को, सब ठीक है ना? लता प्रेग्नेंट है, 4 महीने हो चुके हैं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या रे, तू अकेला मजदूरी करके घर तो संभाल लेगा, लेकिन इसके काम का जो पैसा तूने एडवांस में लिया है मेरे से, वो पैसा कौन वापस करेगा? तेरा बाप? डॉक्टर साहब ये कैसे हो सकता है? हाँ डॉक्टर साहब, ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? इसका तो ऑपरेशन हो चुका है। हाँ जानता हूँ, इसका यूट्रस, मेरा मतलब है इसकी बच्चेदानी मैंने ही निकाली थी। कुछ केसेस में बच्चा गर्भ के बाहर ही ठहर जाता है और 100 में से किसी एक ही औरत के साथ ऐसा होता है। देखा, मैंने बोला था ना देवी आने वाली है। देवी ने लता के गर्भ को अपना घर चुना है। ये सब कृपा और चमत्कार है, चमत्कार है ये चमत्कार नहीं है, पाप है पाप। अरे देख क्या रहा है? गिरा इस पाप को, और तू नहीं गिरा सकता है ना तो मेरे को बोल, मैं गिराता हूँ। देवी के खिलाफ जो भी जाएगा ना उसकी मौत पक्की है। हाँ, और पाप उस पर भी चढ़ेगा जिसके सामने देवी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अरे देवी की सेवा करो देवी की। अरे क्या हुआ? तो देखो ना डॉक्टर साहब, दर्द चालू हो गई। नर्स, इन्हें जल्दी से ऑपरेशन थिएटर लेके जाओ। मुबारक हो, बेटी हुई है। माँ और बच्चा दोनों ठीक है। अरे पांडु, तेरे तो दिन फिर गए। तेरे घर लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। अब देखना ताई, पांडु कैसा तरक्की करता है। उसके घर तो देवी आई है, देवी। सच में? ये ले, दूध पी ले। आई देखो ना, चुप नहीं होती। 2 मिनट में घूमने जाएंगे। उसको चुप का मेरा दिमाग फिर जाना, मैं पटक दूंगा। क्या कर रहे? हाँ क्या कर रहे? दे पागल हो गया क्या? हाँ मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है ये मेरी बेटी नहीं है। तू सच सच बता मेरे को, तू किधर मुंह मारी थी और ये किसकी बेटी है? तू मेरा मरा था तो तेरी बेटी होगी ना। कहीं जाती तुझे छोड़ के मैं? बच्चे के सामने पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं। तू शेंडी किसी और को लगा। मेरी बेटी देख, शक्ल देख उसकी, कोई बोलेगा मेरी बेटी है? किसका पाप है ये? क्यों तमाशा कर रहे सबके सामने? अपनी बेटी को कोई पाप बोलता है, अपमान करता है लक्ष्मी का। रोक, किधर जा रही है? मेरे को आज सब बराबर करने का है। क्या बराबर करना है तुझे? चुप करके यहाँ बैठ, मैं मंदिर जा रही हूँ उसकी नजर उतरवाने। रुक, तेरे को जिधर जाना है उधर जा, लेकिन इसको कचरा कुंडी में डाल के आने का। इसको अगर साथ में लेके आ गई ना, तेरे को इसको दोनों को मार डालूंगा। चल बैठ चुपचाप यहाँ। हाँ मैं बैठ रहा हूँ, उसको वापस लाना नहीं, समझी? साहब मेरी बीवी को ढूंढ निकालिए साहब, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई साहब, घर में नहीं आई। एक मिनट, जरा शांत हो जाओ और शांति से बताओ हुआ क्या है। साहब मेरी बीवी लता सुरवे कल अरनाला के देवी के मंदिर में गई थी साहब सुबह, और घर में वापस लौटी नहीं साहब, पता नहीं कहाँ चली गई। तो मंदिर के आसपास जहाँ ढूंढना था सब जगह ढूंढा साहब, लेकिन नहीं मिली। तुम्हारी बीवी मंदिर में अकेली गई थी, कोई था नहीं उसके साथ? वो हमारी बच्ची थी उसके साथ। बच्ची की उम्र क्या है? अभी 10 दिन की है साहब बच्ची, उसी की नजर उतरवाने के लिए गई थी, लेकिन आई नहीं वापस। 10 दिन की बच्ची को लेकर तुम्हारी बीवी मंदिर गई थी? हाँ साहब। तो वो अकेली क्यों गई, तुम क्यों नहीं गए उसके साथ में? साहब मेरे को काम पे जाना पड़ता है ना साहब, अभी वो बच्चा घर में है, तब से लता भी काम पे जाती नहीं, तो मुझे जाना ही पड़ता है। अगर मैं भी छुट्टी लेने लगा तो काम के वादे हो जाएंगे साहब। एकदम गरीब है साहब, रोज कमाओ रोज खाओ, ऐसा चलता है। तुम्हारे घर में तुम दोनों के अलावा कोई और है? 6 साल का बेटा है, प्रकाश नाम है उसका। बीवी की फोटो है? कामनी मैडम, इसकी रिपोर्ट लिखवा लीजिए, सब डिटेल्स कामनी मैडम को बता देना। गायकवाड़, जरा पता कर रहा। सर, हाँ ये कल अपनी बच्ची को लेकर यहाँ आई थी, उसकी नजर उतारी, दर्शन किए और फिर चली गई। कुछ अंदाजा है कि यहाँ से वो गई कहाँ थी? नहीं सर, ये तो हमें नहीं मालूम।
3 महीने पहले देवी माँ ने कृपा की थी उसके ऊपर। बच्चा दानी निकालने के बाद भी पेट से थी वो। शिवांगी ताई कहती थी देवी माँ जरूर आएगी, और देवी माँ आ गई, वो भी लता के बेटी के रूप में। देवी की नजर थी लता के घर पर, इसलिए उसने लता के कोख में जन्म लिया और हमारी इस बस्ती में प्रकट हुई। लता बहुत अच्छी है मैडम, सबसे प्यार से रहती है। उसका बेटा प्रकाश, वो तो उसकी जान है, लेकिन पांडु लता की सारी कमाई छीन लेता है, फिर भी वो उसको पैसा देती है और उसके पसंद के कुल्फी खिलाती है। सारे पैसे तू ले लेता था, फिर वो प्रकाश को कुल्फी के पैसे कहाँ से देती थी? पता नहीं साहब, लेकिन मैं तो कभी प्रकाश को पैसा दिया नहीं। सब बस्ती में एक बड़ा मेडिकल रैकेट चल रहा है, जिसमें बस्ती की ऑलमोस्ट सारी औरतों ने अपना यूट्रस निकलवा दिया, ताकि मजदूरी करते समय प्रेगनेंसी या पीरियड की वजह से छुट्टी लेनी ना पड़े। और सर इतना ही नहीं, इनके दिमाग में एक बात बिठा दी गई है कि मंथली पीरियड यानी भयानक बीमारी है जो ऑपरेशन से ही ठीक हो सकती है। बीमारी तो है ही मैडम, और अगर इस बीमारी की वजह से कोई औरत काम पे नहीं आती है ना, तो कदम साहब उसके आदमी का भी पैसा काट लेते हैं। वैसे कदम साहब भी मदद करते हैं इस बीमारी के इलाज के लिए, और ऑपरेशन के लिए पैसा भी देते हैं, और हमारे रोज की मजदूरी से थोड़ा थोड़ा पैसा काट लेते हैं। यही प्रॉब्लम है, इन लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, इसलिए जो चाहे जिस तरह से चाहे उन्हें बेवकूफ़ बनाता है, और ये लोग इतनी आसानी से इन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम उन्हें कुछ नहीं कर पाएंगे। एनीवे, गायकवाड़, लता के बारे में कुछ पता चला? जी सर, लता के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये पता चली है कि उसका यूटेरस निकालने के बाद भी वो प्रेग्नेंट हो गई, और गाँव वालों का मानना है कि उस पर देवी माँ की कृपा हुई। व्हाट रबिश गायकवाड़। हाँ सर, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उनके ऊपर देवी माँ का आशीर्वाद है। करडे, ये तुम कह रहे हो? पुलिस वाले हो ना तुम? ऐसे अंधविश्वासों पर विश्वास रखते हो तुम? पुढच्या वेळेला असं काही बोललत ना तो तुमको ही मिर्ची खिलाऊंगा मैं अभी। सॉरी सर। गायकवाड़, ये विश्वास अंधविश्वास सब छोड़ो। अगर लता का यूट्रस निकाला गया था और उसके बावजूद वो प्रेग्नेंट थी, इसका मतलब कुछ है जो हमसे छुपाया जा रहा है। श्रद्धा और अंधश्रद्धा में बहुत ही हल्का फर्क होता है, और इसी फर्क का फायदा उठाकर कई बार पैसे वाले लोग गरीबों का शोषण करते हैं। गरीबों को इस बात का यकीन दिलाया जाता है कि उनकी जिंदगी की सारी तकलीफें उनकी किस्मत है। ये हालात तब तक बने रहेंगे जब तक कि अज्ञान दूर नहीं होता। तब तक ये अंधश्रद्धा लोगों को डराती रहेगी, उन्हें मजबूर करती रहेगी, यहां तक कि उनकी जान भी लेती रहेगी। हटाओ इनको। पीछे हो जाओ। सर ये तो करडे वो फोटो दिखाना। सर, लता सुरवे, लेकिन इसके साथ तो इसकी बच्ची भी थी। करडे, ढूंढो जरा आसपास। सर। सर गले पे निशान है। सर गले के निशान से तो ये क्लियर है कि गला घोट के मारा गया है। इसकी हालत देखकर लग रहा है कि इसका मर्डर कल ही हुआ है। करडे, पूरा एरिया चेक किया सर, बच्चे कहीं नहीं मिले। मुझे ऐसा लगता है कि इसका मर्डर बच्ची के लिए ही हुआ है। कोई इसे मारकर बच्ची को ले गया है। गायकवाड़, इसी को बेचकर पांडु को बुलाओ। वाह, लता, अरे हम गरीबों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? गायकवाड़, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, हर रोज सुबह 6 बजे घर काम के लिए जाती थी सर। वापस कितने बजे आती थी? 7 सवा 7 तक। किसके पास काम करती थी? मालूम नहीं साहब। तेरी बीवी किसके यहाँ काम करती थी तेरे को मालूम नहीं? सच में पता नहीं है, झूठ बोल रहा है हमसे। मैं झूठ क्यों बोलूंगा साहब? क्योंकि हो सकता है कि तूने ही तेरी बीवी का मर्डर किया हो। चल बोल, बच्ची किधर है, बोल। साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। मैं लता से बहुत प्यार करता था साहब, उसको चाहता था, मैं उसको क्यों मारूंगा साहब? चल ठीक है,
मान ली तेरी बात, जा। अरे तो जाना का ठेऊ बसवून तुला। और सुन, शहर छोड़ के मत जाना, मैं तो पकड़ के लाऊंगा वापस। ठीक, चल निक। रिकॉर्ड, अगर ये सच कह रहा है तो इसकी बीवी सुबह 1 घंटा किसी के पास काम करती थी। कैसे पता करेंगे कि किसके यहाँ काम करती थी? सर एक आइडिया है, मैं घर फ़ोन करके ट्राई करता हूँ, शायद आइडिया काम कर जाए। घर? हाँ सर, ट्राई करता हूँ। हेलो, अरे मैं घर जल्दी नहीं आ रहा हूँ, तुम सामान की लिस्ट क्या दे रहे हो? तुम रुको एक मिनट, कुछ पूछना था तुमसे। अब हमारे घर में जो मेड आती है वो अपने घर काम के लिए कितना वक्त लेती है, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह? अरे सवाल का जवाब दो। तुम पुलिस वाले की बीवी हो तो क्या सवाल के बदले में सवाल करोगी? हाँ 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 ठीक है। अरे आप तुम सामान की लिस्ट बाद में देना, मैं करता हूँ बाद में। हाँ सर, घर काम के लिए तकरीबन 40 से 50 मिनट लगते हैं। लता सुबह 6 बजे जाती थी और करीब 7:15 को वापस आती थी, मतलब सवा घंटा। अगर 20 मिनट उसे आने जाने में लगते हैं तो मतलब वन वे 10 मिनट लगते हैं। मतलब जहाँ कहीं भी वो काम करती थी उसके घर से 10 मिनट के रेडियस में होना चाहिए। वाह गायकवाड़, बीवी की डांट खाकर तूने थियरी बड़ी अच्छी बनाई। चलो अब एक काम करो, लता की फोटो लो और जिस बस्ती में वो रहती थी उसके आसपास पूछताछ करो कि वो किसके पास काम करती थी। एक और बात, डॉक्टर प्रधान से भी पूछताछ करो। अगर उसने बाकी की औरतों का यूट्रस निकाला तो फिर उसने लता का यूट्रस क्यों नहीं निकाला? जी हाँ, मैंने लता का यूट्रस नहीं निकाला था। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका यूट्रस निकाला जाए। बाकी सब खुद आई थी मेरे पास यूट्रस निकलवाने, उन सब की एनओसी मेरे रिकॉर्ड में है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। फिर आप ये ऐसे कैसे कह सकते कि मैंने उन्हें कुछ फोर्स किया है या तो कुछ इलीगल किया है? इलीगल नहीं, लेकिन आपने गलत किया है और ये आप भी जानते हैं। कदम इन औरतों को बेवकूफ़ बनाकर उनके यूट्रस निकलवाता था और आपको 20,000 रुपये मिलते थे पर यूट्रस। तो एक बात बताइए डॉक्टर प्रधान, जब लता की बारी आई तब आपने उसका यूट्रस क्यों नहीं निकाला? क्योंकि मुझे यूट्रस नहीं निकालने के लिए 40,000 मिले थे। 20,000 कदम ने दिए थे यूट्रस निकालने के लिए और नहीं निकालने के लिए 20,000 लता ने दिए थे। लता ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं सबको झूठ बोल दूं कि मैंने उसका यूट्रस निकाल दिया है। फिर जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसने मुझसे हेल्प मांगी क्योंकि वो बच्चा रखना चाहती थी। तो मैंने सबको बोल दिया कि बाबा एक आध रेयर केस में ऐसा हो जाता है कि यूट्रस के बिना भी बच्चा हो सकता है। उसको तो मैंने मदद ही की साहब। इस डॉक्टर प्रधान की दरियादिली की 2 वजहें हो सकती है। या तो ये सचमुच लता की मदद करना चाहता था या फिर ये जो कह रहा है कि उसको कदम और लता दोनों से पैसे मिले थे। अब सवाल ये है कि लता के पास इसको देने के लिए इतने पैसे आए कहाँ से? एक गरीब मजदूर औरत को इतने पैसे देगा? शायद वो जिसे उसके यूट्रस की ज़रूरत हो। सर एक सेकेंड, आपका मतलब है सरोगेट मर्डर? एग्जैक्टली। पांडु के मुताबिक लता सिर्फ 2 जगहों पर काम करती थी, उस कंस्ट्रक्शन साइट पर और किसी के यहाँ घर काम करती थी। तो हो सकता है कि ये पैसे जिसने भी दिए हो वो इन्हीं 2 जगहों में से किसी एक पर दिया। अब हमें पता ये करना होगा कि वो किसके यहाँ घर काम करती थी। हाँ, इसे तो पहचानते हैं हम, यहाँ पे घर काम के लिए आती थी। किसके यहाँ काम करते थे? वो 703 में हुसैन साहब के यहाँ। ठीक है। जी कहिए, ये आपके यहाँ काम करती थी? हाँ, लेकिन काफ़ी दिनों से काम पर नहीं आ रही। और अब आएगी भी नहीं। क्यों? ये मर चुकी है। मेरी बीवी का 10 साल पहले इंतकाल हो चुका है। मेरा बेटा रहमान भी 5 साल पहले एक्सीडेंट में गुजर गया। अब इस घर में हम सिर्फ 3 ही लोग रहते हैं, मैं, मेरी बहू अस्मा और पोती नाज़नीन। तो आप तीनों के अलावा फैमिली में और कोई नहीं है? एक बेटी है बेनज़ीर, वो वापी में अपने शौहर तबरेज़ और 2 बच्चों के साथ रहती है। ठीक है। मतलब हमारी सरोगसी वाली थियरी गलत निकली, क्योंकि सज्जाद हुसैन की फैमिली में किसी को सरोगसी की जरूरत है ही नहीं। ये भी तो हो सकता है कि फैमिली के अलावा कोई और हो जिसे सरोगसी की जरूरत हो। होने को तो बहुत लोग हो सकते हैं, पर सवाल ये है कि ये जो भी जरूरतमंद है वो लता को मिला कब और कैसे? क्योंकि अगर सुबह का 1 घंटा छोड़ो तो लता पूरा का पूरा दिन उस कंस्ट्रक्शन साइट पर हुआ करती थी। एक्सक्यूज मी,
हेलो, ठीक है सर, मैं अरनाला के देवी मंदिर में अभी जाना होगा। सर लाश काफ़ी छोटे बच्चे की है तो बुरी तरह डिकम्पोज हो चुकी है। आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल है और बॉडी पे से इन नज़र वाली चूड़ी के अलावा और कुछ नहीं मिला है जिससे आइडेंटिफाई करने में मदद हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। गायकवाड़, मेरा अंदाजा है कि ये लता की बच्ची की ही बॉडी है। एक काम करो, पांडू को बुलाओ और उससे पहचान करवाओ। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर सर, पांडू ने बच्ची के हाथ पे पहले नजर वाली चूड़ी से ये कंफर्म किया है कि बच्ची उसी की है, लेकिन फिर भी रूटीन प्रोसीजर के हिसाब से बच्ची के खून को पांडू और लता के सैंपल के साथ मैच करने के लिए भेज दिया। गुड सर, ये लता की पीएम रिपोर्ट। गायकवाड़, जैसा कि हमें शक था, लता की मौत गला दबाने की वजह से हुई और मौत 12 दिसंबर को सुबह 11 से 12 के बीच ही हुई। बस अब सवाल यह है कि लता जैसी मजदूर औरत का मर्डर कोई क्यों करना चाहेगा? हाँ बोला, क्या? तो बटिए पीछे। गायकवाड़, पूरा टेरेस देखो, किसी भी चीज के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। सर कर ले, नीचे जाकर इनके घर की तलाशी लो। सर, बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? सर, कल रात को 9:30 बजे तक जब अस्मा और नाज़नीन शॉपिंग करके घर ऑफिस नहीं पहुंचे तो मैं लाइट्स ऑफ करके सोने चला गया। सर, इससे पहले कई बार ऐसा हो चुका है कि अगर ये लेट हो जाते हैं रात को लौटने में तो अपनी चाबी से दरवाज़ा खोल लेते। फिर सर सुबह जब मैं उठा और किचन में अपनी चाय बनाने के लिए गया तो देखा रात का खाना ऐसे ही पड़ा था। मैं इनको बेडरूम में देखने गया, वहाँ ये दोनों थे ही नहीं। सर पूरे घर में कहीं नहीं थे। फिर मैं छत पे आया तो दोनों को खून में लथपथ हुए देखा। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, मैंने इनका पूरा घर चेक किया पर मर्डर वेपन नहीं मिला। सर, ऊपर भी कुछ नहीं है। अगर इस बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा होता तो हमें यह पता चल पाता कि अस्मा एग्जैक्टली कितने बजे घर आई थी और उसके पीछे लेट नाइट कोई और आया था क्या। मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों केसेस आपस में कनेक्टेड है। लता सुरवे के मर्डर के बारे में अस्मा को कुछ पता होगा और इसीलिए अस्मा का मर्डर हुआ है। और हो सकता है कि उसकी बेटी ने उसकी माँ का मर्डर होते हुए देख लिया, इसलिए फिर बेटी को भी किसी ने मार दिया। एक काम करो गायकवाड़, अस्मा का बैकग्राउंड चेक करो और उसके कॉल डिटेल्स निकालो, शायद उससे कुछ क्लू मिल जाए। हो सर, लेकिन सर मुझे सज्जाद की कहानी थोड़ी अटपटी लगी। इन दोनों को इतनी बेरहमी से मारा गया और उसने रात को किसी की चीख पुकार तक नहीं सुनी। बिल्डिंग के वॉचमैन से पूछताछ करो, शायद उसने कुछ देखा हो सर। साहब, हम सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक की ड्यूटी करते हैं, पर कल हमारी बीवी की तबीयत खराब हो गई थी। उसे डॉक्टर को दिखाना था, इसलिए थोड़ा जल्दी निकल गया। नाइट ड्यूटी में जो वॉचमैन होता है उसका नाम, नंबर और एड्रेस। 1 मिनट साहब, ये लीजिए सर। वाह, लिखूंगा। ये सज्जाद हुसैन और उसकी फैमिली, इनके बारे में कुछ बता सकते हो? अब क्या बताएं साहब, बहुत ही लिच्चर लोग हैं। और हुसैन साहब कसरत के नाम पर छत के एक हिस्से को जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं और उनकी बहू यहाँ से तो बुर्के में जाती थी साहब, पर ऐसा सुना है कि बाहर जाके छोटे छोटे कपड़े पहनती थी। वो किसी ब्यूटी पार्लर में काम करती है साहब, जहाँ पे मर्द और औरत सब आते हैं। पार्लर का नाम क्या है?
आप बता सकते हैं हुसैन फैमिली के यहाँ कौन कौन आता जाता है? ज़्यादा तो किसी को आते जाते नहीं देखा, पर हाँ रिश्तेदार ही आते जाते थे और उनकी बेटी और दामाद अक्सर आया जाया करते थे। मैडम जी, बेनज़ीर को आते जाते ना भी देखो ना तो भी पता चल ही जाता है। जब वो आती है ना तो उसके घर में झगड़ा जरूर होता है और इतनी जोर जोर से चिल्लाती है ना कि पूरी बिल्डिंग में उसकी आवाज़ गूंजती है। कल नाइट ड्यूटी पे तुम ही थे ना? ये हुसैन के घर किसी को आते जाते हुए देखा था? नहीं साहब, वो बिल्डिंग में रहने वाले लोग ही अंदर बाहर हो रहे थे, बाहर का तो ऐसा कोई आया नहीं। तुम ड्यूटी पे कितने बजे पहुंचे? करीब 8:15 बजे। ठीक है। औरतों का घर के बाहर काम करना हमारे यहाँ अच्छा नहीं समझा जाता सर। मेरे एतराज़ करने के बाद भी अस्मा पार्लर में काम करती थी। मेरी बहू मेरे काबू में नहीं थी, ये मैं आपको कैसे बताता, इसलिए छुपाया। और बेनजीर से झगड़े वाली बात क्यों छुपाई? साहब, जहाँ फैमिली है वहाँ झगड़े लाजमी है, इसमें बताने और छुपाने जैसी क्या बात है? लेकिन ये झगड़ा था किस बात का? कोई ऐसी बात ही नहीं है जो मैं आपको बताऊं। अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर हमें बेनजीर से पूछताछ करनी होगी। अब सोच लीजिए। सर वो अब्बू, मैंने आपको कितनी दफा समझाया है कि इतने बड़े फ्लैट की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप इस फ्लैट को बेचते क्यों नहीं और छोटा फ्लैट खरीद लीजिए ना। क्यों बेच दे? क्यों जरूरत नहीं है? ये फ्लैट हमारा भी है। भाभी, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं अब्बू से बात कर रही हूँ। और तुम जैसी बेगैरत औरत से मुझे बात करने का कोई शौक नहीं है, जो घर की इज्जत सरेआम नीलाम करती हो। काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ, कोई गुनाह कोई गलत काम नहीं करती। क्या पता काम के अलावा तुम क्या क्या करती हो। बस करो तुम दोनों। तुझे क्या इतनी बेसब्री है? मेरे मरने के बाद ये फ्लैट तेरे बेटे के नाम पे ही है और कोई वारिस है हमारा, तब बेच लेना। कैसे वारिस नहीं है अब्बू? ये है ना नाज़नीन, आपके बेटे की आखिरी निशानी, तो ये फ्लैट भी उसी का होगा ना। वाह भाभी वाह, अपनी रंगरलियों के साथ साथ आप कम्युनिटी के कायदे कानून भी भूल गई। आपको पता नहीं कि जायदाद लड़कों के नाम होती है, लड़कियों के नहीं। अपने पास रखो अपने कायदे कानून। मेरे होते हुए नाज़नीन से उसका हक कोई नहीं छीन सकता। बकवास बंद कर वरना। गायकवाड़, आसमा के केस में प्राइम सस्पेक्ट तो घर वाले ही हैं, लेकिन बाकी की पॉसिबिलिटीज को रूल आउट नहीं कर सकते। 5 साल पहले उसका पति मर चुका है, पार्लर में काम करती थी, हो सकता है उसका कोई अफेयर रहा हो। एक काम करो, जिस पार्लर में वो काम करती थी वहां पर पूछताछ करो, शायद वहां कोई क्लू मिल जाए। हो सर। आसमा के अफेयर के बारे में तो मालूम नहीं, लेकिन अपने काम में बहुत अच्छी थी, बहुत हार्ड वर्किंग। सर वो यहाँ काम करती है ना, उसने अपने घर पे नहीं बताया था, हमें भी उस दिन पता चला जब उसके फादर इन लॉ यहाँ आए और उन्होंने तमाशा किया। बेलिहाज लड़की, खुदा का खौफ नहीं है तुझे? हाँ, जो ये नापाक हरकतें कर रही है तू, गैर मत को चूरी है, और ये छोटे छोटे कपड़े पहन के घूम रही है तू। ले पकड़। वो अभी क्या करें, प्लीज यहाँ से जाएं। अरे आसमा, क्या हुआ? क्या चल रही है? ये चादर लपेट और अभी इसी वक्त मेरे साथ घर चल। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी अब्बू, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, और खुदा सिर्फ आपका नहीं, वो मेरी भी नीयत समझेगा। सर आप शोर मत बचाइए और चलिए। यहाँ नहीं चलेगी तू? प्लीज आप जाएं यहाँ से। अस्मा तू ठीक नहीं कर रही। चलिए सर, इसकी तुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। चलिए सर। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुमने उसे जॉब से नहीं निकाला? सर मैंने उसे जॉब से इसलिए नहीं निकाला क्योंकि उसे जॉब की बहुत ज़रूरत है, और जितनी उसे जॉब की ज़रूरत थी उतनी सैलून को भी उसकी ज़रूरत है। सर वो हमारे स्टाफ ऑफ, सारे क्लाइंट उसी को पसंद करते थे। हाँ, मैं वहाँ गया था और आप लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं खुद अपनी इज्जत का जनाजा नहीं निकालना चाहता था। आपने उसे धमकी भी दी थी कि उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ तो चुकाई ना उसने कीमत। ये जो कुछ भी हुआ अल्लाह की मर्जी थी साहब, उन्होंने उसको उसके किए की सजा दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह की आड़ में तुम ही ने ये 2 मर्डर्स कर दिए? ये आप क्या कह रहे हैं साहब? आप अभी जा सकते हैं जी। और अल्लाह से दुआ कीजिए कि आसमा का कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जी। गायकवाड़, ये हमारा प्राइम सस्पेक्ट है, इसकी पूरी हिस्ट्री निकालो और प्लेन क्लोज में अपने 2 बंदे इसके घर के बाहर लगा दो, और हाँ, उस बेनजीर को बुला पूछताछ के लिए। सर, छोटी बच्ची की पीएम रिपोर्ट। जैसा कि हमें शक था, मर्डर गला दबाने की वजह से ही हुआ है और 11:30 से 12:30 के बीच हुआ है।
गायकवाड़, ये बच्ची पैदाइशी अंधी थी। ब्लड रिपोर्ट के मुताबिक तो ये लता और पांडु की बच्ची थी ही नहीं। मतलब हमारे सरोगेट मदर वाली थियरी सही है। यस। अब अगर लता सरोगेट मदर थी तो इसका मतलब लता को इस सरोगेसी के पैसे मिले होंगे। ये पता करो कि उसका कोई बैंक अकाउंट है क्या, और अगर था तो उसमें कब और कहां से पैसा आया। आसपास के जितने भी आईवीएफ सेंटर्स हैं वहां पर पूछताछ करो, क्योंकि अगर उसने सरोगेसी करवाई है तो वो इनमें से किसी एक सेंटर पर जरूर गई होगी। जी सर। इस पूरी इंफॉर्मेशन के साथ हमें यह भी पता करना होगा कि ये लता आखिर औरत कैसी थी, और मैं जानता हूं इसकी सही जानकारी हमें कौन दे सकता है। और अगर इसके बाद भी लगे तो और मंगाएंगे। खाओ, चलो लो। वड़ा पाव? अंकल, पक्का मेरे को इस वड़ा पाव के बाद कुल्फी भी खिलाओगे? पक्का खिलाऊंगा, और एक नहीं, तुम जितनी कुल्फी खाना चाहो उतनी कुल्फी खिलाऊंगा। तुम्हारी आई भी तुमको कुल्फी खिलाया करती थी? हाँ, मेरी आई मुझे हर रोज पैसे देती थी कुल्फी खाने के लिए। वो कितनी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद भी लोग उसे तंग करते थे। कौन कौन तंग करता था? खाओ। शिवांगी ताई, मैंने उस दिन देखा था, मेरी आई उसके पैर पड़ रही थी, वो आई से पैसे ले रही थी। लता पेट से थी, वो ये बच्चा रखना चाहती थी। इस बच्चे के लिए उसे पैसे मिले थे, इसलिए देवी का नाटक किया हम लोगों ने। उसे डर था कि पांडु को उसके गर्भ का पता चलता तो वो बच्चे को और उसे दोनों को मार देता। अच्छा, अब बताओ और कौन कौन तंग करता था? उस दिन जब भी मेरी आई मेरी बहन को मंदिर लेके जा रही थी ना, उस दिन मेरे बाबा ने मेरी बहन का गला दबा दिया था। चुप हो जा, मेरा दिमाग फिर गया ना। और मेरे बाबा मेरी आई पर इतना गुस्सा थे कि उन्होंने उन्हें कहा, इसको कचरा कुंडी में डाल के आने का। इसको अगर साथ में लेके आ गई ना, तेरे को और इसको दोनों को मार डालूंगा। उस दिन बाबा भी काम पर नहीं गए थे। उस दिन अगर तुम्हारे बाबा काम पर नहीं गए तो कहाँ गए? मालूम नहीं, पर उस दिन जब भी आई मंदिर गई थी ना, तभी बाबा भी उनके पीछे गए थे। प्रकाश से मिली इन्फॉर्मेशन ने हमारी इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा दे दी। हमें यह पता चल गया कि पहले 4 महीने तक लता ने अपनी प्रेगनेंसी पांडु से छिपाई रखी। प्रकाश और शिवांगी से मिली इन्फॉर्मेशन के बाद हमने पांडु को कन्फ्रंट किया, और तब जो सच सामने आया वो हैरान कर देने वाला था। मर जाऊंगा साहब। तो हम क्या करें? देख, अगर मिर्ची नहीं खानी है ना तो सच सच बोल, क्योंकि हम जान गए कि अभी तक तुमसे झूठ बोल रहा था। उस दिन तू काम पे नहीं गया था। जब तेरी बीवी बच्ची को लेके मंदिर गई तो तू उसके पीछे पीछे गया था, है ना? बोल। मेरे को मालूम था साहब वो मेरी बच्ची नहीं है, इसलिए मैं लता पे बहुत भड़का। हमारा झगड़ा भी हुआ था। जब वो बच्ची को लेके मंदिर की तरफ निकली तो मैंने साइकिल से उसका पीछा किया। जैसे मैं मंदिर पहुंचा तो मैंने देखा कि मंदिर के बाहर एक काला सा बड़ा गाड़ी खड़ा है। लता बच्ची को लेके उस गाड़ी में बैठी और गाड़ी चल पड़ी साहब। तो गाड़ी विरार में एक बैंक के सामने जाके रुका। जब गाड़ी रुकी तो बच्ची को गाड़ी में ही छोड़ के लता गाड़ी से बाहर निकली और सामने वाले बैंक में घुस गई साहब। फिर मैं उसके पीछे पीछे बैंक में गया, और जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि क्या चल क्या रहा है तेरा? ये इतना पैसा लाएगी इधर से तू, और बाहर कौन है वो गाड़ी वाले लोग? और नको, मैं बताती तेरे को सब। देख, अब उस बच्ची की ना अपन को जरूरत नहीं है। अरे देख, उसके बदले में कितना पैसा लाई। मतलब तू पैसे के लिए बच्ची को बेच दिया तूने? लता मेरे को बोली कि तू अभी घर निकल जा, मैं शाम में आती हूँ और तेरे को सब बताती हूँ, इसलिए मैं भी घर निकल गया। गाड़ी में कौन था? गाड़ी में कौन था पता नहीं साहब, मैंने देखा ही नहीं। गाड़ी का नंबर याद नहीं साहब, मैंने देखा नहीं। बोल रहा है? हाँ? भाई साहब, अगर आपको चाहिए तो मैं विरार वाला बैंक आपको दिखा सकता हूँ। सर, आसमा और नाज़नीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया, और मौत की वजह भी हेड इंजरी है। मौत का वक्त शाम 7 और 8 के बीच का है। गायकवाड़,
रिपोर्ट ये कह रही है कि जो मर्डर वेपन है उसका सरफेस बहुत छोटा नहीं था। इसका मतलब कोई स्टिक या रॉड तो नहीं हो सकता। रिकॉर्ड? नाजरीन के साथ मरने से पहले सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है। जी सर, पर समझ में ये नहीं आता कोई छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है कि मर्डर शाम को 7 और 8 के बीच हुआ है और आसमा की मोबाइल लोकेशन ये बता रही है कि 7 और 8 के बीच वो अपने घर पर ही थी, जबकि सज्जाद ये कह रहा है कि वो 9:30 बजे तक घर पर आई नहीं थी। सर पांडू सच कह रहा था। लता का बैंक में अकाउंट जिसमें उस दिन 50,000 डिपॉजिट किए गए और एक बार पहले भी कैश में 50,000 डिपॉजिट किए। सर इम्पोर्टेंट बात यह है कि लता को बैंक में आसमा हुसैन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसका मतलब ये दोनों केसेस आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं और लता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया ये पैसा उसकी सरोगेसी की फीस हो सकती है। एक काम करो, बैंक और मंदिर के आसपास जहां से हमें लता और उसकी बच्ची की डेड बॉडी मिली, वहां आसपास जितने भी कॉमन मोबाइल्स एक्टिव थे उन सबकी एक लिस्ट बनाओ और आसमा के कॉल रिकॉर्ड के साथ मैच करके देखो। हो सकता है इनमें कोई कॉमन नंबर निकले। ये हो सकता है कि आसमा उस सरोगेसी वाले कपल को जानती हो या ये भी हो सकता है कि आसमा ने ही ये डील फिक्स करवाई हो। और आसमा के मर्डर के पीछे की वजह भी यही हो। सर, मैं सज्जाद हुसैन के घर पे बॉडी क्लेम पेपर पे साइन लेने गया था। डोरबेल बजाई और वेट कर रहा था, तभी मुझे शू रैक के पीछे एक लाइट ब्लिंक करती हुई दिखी। सर मैंने सज्जाद से साइन ले ली, उसके बाद शू रैक के पीछे देखा तो ये कवर में मोबाइल मिला। इस मोबाइल में सिम कार्ड नहीं है लेकिन काफी कुछ चीजें देखिए सर। कमी मैडम, पता कीजिए ये मोबाइल किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। जी सर। रिकॉर्ड चलो। सर आप ये बेवजह मुझे परेशान करने क्यों आ जाते हैं? सर मुझे जो पता था मैंने आपको सब कुछ बता दिया, सच सच मेरा यकीन कीजिए आप। सर आगे गुड, बाथरूम से मिला है। आप तो कह रहे हैं कि आपने हमसे कुछ नहीं छुपाया। आपने हमको ये नहीं बताया कि आपने आपकी बहू की बाथरूम में ये स्पाई कैम लगा कर रखा है, जो स्पाई कैम आपके घर के वाईफाई से कनेक्टेड है और इस स्पाई कैम पर आप अपनी बहू के वीडियोस बनाते थे। आपने हमसे ये भी झूठ बोला कि मर्डर वाले दिन 9:30 बजे तक आसमा और नाजरीन घर पर नहीं आए थे, जबकि उनका मर्डर शाम को 7 और 8 के बीच हुआ है। मर्डर से पहले नाजरीन पर रेप किया गया है। मेरे ख्याल से इतनी वजह काफी है आपको परेशान करने के लिए। इन सारी बातों का मुझे कोई इल्म नहीं है। ये स्पाई कैम तुम्हारे घर के वाईफाई से कनेक्टेड क्यों है? वो फोन किसका है? सारी शर्म तो उसने बेच खाई थी, उसके किसी यार की हरकत होगी वो। तो आपको कुछ नहीं पता? मैंने आपको सब सच सच बता दिया। तब तो आप ये भी नहीं जानते होंगे कि आप ही के बैंक में आसमा ने लता का अकाउंट खुलवाया था। सर यकीन कीजिए मुझे बिल्कुल नहीं पता इस बारे में। बैकवर्ड, इसको उठाकर अंदर ले चलो और तब तक बिठा कर रखना जब तक इसको सब याद नहीं आ जाता। सर प्लीज सर, मेरी बात तो सुनिए सर। सर पता चल गया है मोबाइल किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। किसके? सर ये फ़ोन मेरा नहीं है। हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने अपने अब्बू को मजबूर किया था वो फ्लैट बेचने के लिए, और मैं आसमा से नफरत भी करती थी, मगर उसके लिए मैं इतनी गिरी हुई हरकत नहीं करूँगी सर। वापी के शॉपकीपर के रिकॉर्ड्स में ये फोन तुम्हारे नाम पर और तुम्हारे एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। यही फोन बाथरूम के स्पाई कैम से कनेक्टेड था। इसका मतलब साफ है, तुम अपनी भाभी की अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रही थी कि फ्लैट के ऊपर से अपना क्लेम वो छोड़ दे, वरना तुम ये वीडियोस वायरल कर दोगी। खुदा कसम सर, मैं सच बोल रही हूँ, ये फ़ोन मेरा नहीं है। तो फिर ये फोन तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड क्यों है? पता नहीं सर, मुझे लगता है कि कोई मुझे फंसाना चाहता है। मेरे डॉक्यूमेंट चोरी करके उन्होंने फ़ोन खरीदा होगा। और आपके पास कोई सबूत है कि ये फ़ोन मैंने खुद जाके दुकान से खरीदा है? सर जिस दिन लता और बच्ची का मर्डर हुआ था उस दिन ये 2 नंबर मर्डर स्पॉट और बैंक के बाहर एक्टिव थे। पता करो ये दोनों नंबर्स किसके हैं। यस सर। और आसमा के कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन के साथ मैच करके देखो। यस सर। सज्जाद के टेरेस पर मिले सामान की जो लिस्ट है उसमें एक डंबल का जिक्र है। जी सर,
मैंने देखा भी था। हाँ, लेकिन उसके घर में जो सामान मिला था उस लिस्ट में कहीं भी दूसरे डंबल का जिक्र नहीं है। एक ही डंबल था। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरा डंबल ही मर्डर वेपन है और फिर उसको गायब कर दिया गया? सर ये देखिए ये मिला है। इस डंबल को फॉरेंसिक के लिए भेज दो और उनसे जल्द से जल्द फिंगरप्रिंट रिपोर्ट मंगवाओ। सर। अब सच सच बोल, क्यों मारा तूने आसमा और नाजनीन को? वो दोनों बेनजीर की सगी भाभी और भांजी थी ना? बोल। सर मैंने आपको बताया मैं उनके घर नहीं गया था। देखिए तबरेज, अगर सिंगल पीस रहना चाहता है ना तो सच सच बोल, वरना इतना मारेंगे कि पांव पे खड़ा नहीं हो पाएगा। ये तेरी मोबाइल लोकेशन, इससे साफ पता चलता है कि उस दिन शाम 7 से 8 बजे के बीच तू सज्जाद के घर पे था और 7 से 8 बजे के बीच ही आसमा और नाजनीन का मर्डर हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, नाजनीन के कपड़ों पर जो सीमेंट मिला वो तेरे सीमेंट से मैच होता है और जिस डंबल से तूने मर्डर किया उस डंबल पर तेरी उंगलियों के निशान भी है। और बाथरूम में स्पाई कैम भी तूने ही लगाया था ना? एक 8 साल की बच्ची का रेप करके मर्डर किया तूने उसका। अब अगर सच नहीं बोला ना तो तेरे मुंह में हाथ डाल के सच बाहर निकाल लूंगा मैं। बोल। सर बिजनेस में बहुत लॉस हुआ था सर, पैसे की बहुत दिक्कत थी सर, इसलिए मैं बेदर जी को प्रेशर कर रहा था फ्लैट बेचने के लिए। बाथरूम में स्पाई कैम भी इसलिए लगाया था ताकि आसमा को ब्लैकमेल करके उसके साथ मजे करूंगा और उसको फ्लैट में क्लेम करने से रोकूंगा, पर वो मेरी बात मान ही नहीं रही थी। उस दिन भी उनके घर इसीलिए गया था, लेकिन जब उनके घर पहुंचा अम्मी को बुला। दादू घर पर नहीं है। तेरी अम्मी को तो पता है मजे मार रही होगी कहीं पे, पर ये बुड्ढा कहाँ चला गया? हमारी अम्मी और दादू के बारे में गाली मत दो। अरे वाह, बकरी तो बकरी साथ में मेमना भी बोलने लगा है। तमीज। मैंने सारा गुस्सा नाजनीन पे निकाल दिया और तभी उसी समय सज्जाद वहां पर आ गया। ये सब देखा उसने तो बहुत मारा मुझे और छत पे ले गया। बेगैरत इंसान, नालायक। या अल्लाह, ये मुझसे क्या गुनाह हो गया? मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपकी इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई जो आपने बच्ची। ये गंदी हरकत इस वैशी दरिंदे ने की है इसने। ए बुड्ढे, अगर किसी को बोला तेरी बेटी को तलाक दे दूंगा। फिर मैंने डंबल पानी की टंकी में फेंक दिया। मुझे लगा वहां से कौन ढूंढ पाएगा। आसमा का मर्डर और नाजनीन पर रेप और मर्डर करने के जुर्म में मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूं। मुझे इसके भी कॉल डिटेल्स चाहिए आज के आज। सर लता और बच्चे के मर्डर के टाइम पे जो बैंक और क्राइम स्पॉट पे जो नंबर मिले थे उनकी डिटेल्स आ गई। और सर ये दोनों नंबर आसमा के कॉल रिकॉर्ड में भी मिले। आसमा मेरी खाला की बेटी थी। शादी से पहले आसमा हमारे साथ हमारे नवे मुंबई वाले फ्लैट में रहती थी। निखत और आसमा काफ़ी अच्छे दोस्त थे। शादी के 5 साल बाद भी हमारे यहाँ औलाद नहीं हुई, तब डॉक्टर ने हमें सरोगेट मदर के लिए सजेस्ट किया। सर मैंने सरोगेट मदर वाली बात आसमा को बताई, तभी उसने मुझे लता के बारे में बताया। 12 दिसंबर को क्या हुआ था जब लता बच्ची को लेकर तुम दोनों के पास आई थी? बोल। निखत ने देखा कि बच्ची की आंखों में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ अंधी है, डॉक्टर भी बोला कि अंधी है। तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? धोखा दिया तुमने हमें एक हेल्दी बच्चा चाहिए था, ना कि ये। देखिए
बात बच्चा पैदा करने की हुई थी सो मैं की। अभी आपका बच्चा है, संभालिए इसे, रखिए इसे प्यार से। ये बच्चे मुझे नहीं चाहिए। पर जब आसमा को आपसे पता चला तो उसने हमसे पूछा, लेकिन हमने उसे कुछ नहीं बताया। फरहान और निखत को लता और बच्ची के मर्डर के लिए, तबरेज को आसमा और उसकी बेटी नाजनीन के मर्डर के जुर्म में उम्र कैद की सजा हुई और सज्जाद को जुर्म छुपाने के लिए सजा। जुर्म की दस्तक को हमेशा सुने, उसे समझने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव आपसे विदा लेता हूं। दोबारा मिलूंगा, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल 2.0 7 मार्च से सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सोनी पर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.